आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि। चिराग नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले हम हमेशा अपने शो में किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि शो का पर्पस सिर्फ उलझनों को सुलझाना ही नहीं है बल्कि एजुकेशन भी देना है, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, और इसीलिए हम कुछ टॉपिक्स को पिक करते हैं। और आज इसीलिए हम चर्चा करेंगे फैक्ट शीट की, कि जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तो हर कोई बात करता है, बट म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ना देखते हैं ना पढ़ते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है इस फैक्ट शीट को रीड करना, क्या रेलेवेंस है इस फैक्ट शीट की अगर आप कोई भी फंड पिक कर रहे हैं तो? नमस्ते दीपाली जी। थैंक यू सो मच। और आपके दर्शकों को भी नमस्ते। जी, आप जैसे कि आपने कहा कि फैक्ट शीट एक्चुअली कोई ज़्यादा देखता नहीं है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है। जो हर फंड हाउस जो अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, अपने हर स्कीम के बारे में, जैसे नाम ही है फैक्ट शीट, तो पूरी फैक्ट्स उसमें होती है वो रिपोर्ट में। जैसे कि आपका ब्लड रिपोर्ट होता है, वैसे हर चीज स्कीम के बारे में होता है कि स्कीम का नाम क्या है, क्या उसका ईओएम है, उसके रिटर्न्स क्या रहा है, उसके रिस्क क्या रहा है। तो काफी सारा चीज उसमें कवर होता है, जो आपको अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। आपको जब ये निवेश करना है या आप निवेश कर चुके हैं, तो आप उसमें देख भी सकते हैं कि कंसिस्टेंटली सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक हर महीने ये फैक्ट शीट पब्लिश होता है, तो उसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि सेबी और एमफी ने एक अच्छा गाइडलाइन निकाला था थोड़े साल पहले, कि सभी फंड हाउस को सेम टाइप का फैक्ट शीट, सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है निवेशकों को कि मैं क्या इंफॉर्मेशन देखूं। तो अभी आप यूनिफॉर्म फैक्ट शीट देखते हैं अक्रॉस ऑल स्कीम्स, और आप जब देखते हैं तो आप हर तरह का चीज उसमें देख सकते हैं एकदम यूनिफॉर्मली, आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपसे समझना चाहेंगे चिराग कि फैक्ट शीट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। क्या उसमें उस रेस्पेक्टिव फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स होती हैं? क्या ये भी मेंशन होता है कि कहाँ पर एक्सपोजर है, कहाँ पर एक्सपोजर नहीं लेते हैं, या फिर ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि एग्जैक्टली फ़ंड की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस पर्टिकुलर फंड में फ़ंड हाउस का क्या व्यू रहेगा, क्या उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा? क्या कुछ मिलता है फैक्ट शीट में, और क्या क्या डिटेल्स यूजुअली इसमें होती हैं? वाले जी, जैसे आपने कहा काफी सारा इन्फॉर्मेशन कवर होता है, तो इसको मैं अगर देखूं तो उस पे हमको तीन भागों में वो फैक्ट शीट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक होता है जो बेसिक डिटेल्स होती है स्कीम की, कि आपका स्कीम का नाम क्या है, स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले। क्योंकि क्या होता है, काफी बार हमारा ऑब्जेक्टिव स्कीम की ऑब्जेक्टिव से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। फिर आपकी कौन सी कैटेगरी का ये फंड है, इक्विटी है, डेट है, कौन से टाइप का फंड है। फिर उसके सब जो रिटर्न्स होते हैं कि क्या रिटर्न दे चुके हैं, एसआईपी की रिटर्न क्या हो चुकी है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न क्या हुई है, उसकी एग्जिट कॉस्ट क्या है, जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट आप देने वाले हो उसकी उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये बेसिक आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कवर होता है कि फंड कब से लॉन्च हुआ था, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है। काफी सारा चीज इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका पहली बात तो कवर होता है। दूसरा जो भाग होता है दीपाली जी, वो आपके पोर्टफोलियो की, जैसे पोर्टफोलियो के बारे में होता है कि आपकी पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो, पहली बात तो कितना इक्विटी में है, कितना डेट में है, कितना कैश में पड़ा हुआ है। तो आपको क्लियरली जो एसेट एलोकेशन है आपको पता चल जाता है। दूसरा दूसरा जो पार्ट है वो आपको मार्केट कैप एलोकेशन है, जो आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है वो स्कीम ने, उसमें लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, वो आपको क्लियरली पता चलता है। तीसरा जो है, आपको सेक्टर एलोकेशन क्या है, कि जैसे कि बैंकिंग में कितना डाला हुआ है, ऑयल ऑयल कंपनियों में कितना डाला हुआ है, या फिर ऑटो में कितना डाला हुआ है। तो आपको एक सेक्टर वाइज ब्रेकअप भी मिल जाता है। और आपको जो टॉप 10 होल्डिंग्स होती है वो स्कीम की, वो भी आपको एकदम क्लियरली दिख जाता है कि कहाँ कहाँ आपके पैसे निवेश हो चुके हैं। तो ये आपका जो पोर्टफोलियो के बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, वो है कि रिस्क मैट्रिक्स भी आपको दिखती है। तीन इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको दिखेंगे वहां पे। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है शार्प रेशियो। एक विस्तार में तीनों का मैं बताऊंगा कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं, आपका जो फंड का वॉलेटिलिटी है वो मेजर करता है। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास दो फंड है, जिसने दोनों फंड ने 15% रिटर्न दिए हुए हैं, पर अगर एक का स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है और दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, तो मैं वो फंड चुनूंगा जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, बिकॉज फंड मैनेजर ने कम वॉलेटिलिटी से आपको वो रिटर्न जनरेट किया है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन उतना बेहतर बेहतर रहता है। दूसरा होता है बीटा,
कि आपने जो जो फंड का जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क के सामने कितना वो रिस्क लिया हुआ है। बाय डेफिनेशन बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, तो समझो बीटा अगर स्कीम का दिखा रहा है 0.6 0.7, मतलब स्कीम ने 30% कम रिस्क लिया है वही रिटर्न या ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्कीम देखने के लिए, वो होता है आपका शार्प रेशियो। ये सिंपल है, नाम कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट बहुत ही सिंपल है कि आपका पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको कितना रिटर्न दे रहा है फंड मैनेजर अबाउ या रिस्क फ्री रेट। क्योंकि 6.5% की अगर रिस्क फ्री रेट चल रही है, उसके ऊपर फंड मैनेजर ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, और उसका डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, ताकि आपको पता चले कितना फंड रिस्क ले चुका है वो एक्सेस रिटर्न देने के लिए। सो एक शार्प रेशियो भी बहुत ही अच्छा एक आंकड़ा है आपके देखने के लिए, ताकि आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर सके कि कितना रिस्क ले। सो ये 3 भाग में अगर फैक्ट शीट देखिए कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1, नंबर 2 कि पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स क्या है और कैसे एलोकेशन हुआ है, और तीसरा ये जो रिस्क मैट्रिक्स है, ये पूरा आपको एक इंफॉर्मेशन एक फैक्ट शीट में मिल जाता है। ओके एक फाइनल क्वेश्चन इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ चिराग, आमतौर पे जब हम इस शो में अपने व्यूअर्स से बातचीत करते हैं तो एक कॉमन यूजुअली एक प्रॉब्लम जो पोर्टफोलियो में दिखती है वो दिखती है ओवरलैपिंग ऑफ कैटेगरीज की या ओवरलैपिंग ऑफ फंड्स के, सेम नेचर के फंड शामिल होते हैं। अगर इन्वेस्टर्स फैक्ट शीट देखकर फंड्स का चुनाव करेंगे तो क्या ओवरलैपिंग ना हो, इससे कितनी मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को के हिसाब से भी फंड ऑप्ट करने में कितनी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमको एडवाइस किया या हमने रिटर्न्स देखा कि कोई वेबसाइट पे और इन्वेस्ट कर लिया, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 4 5 स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, हमको लगता है हमने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन अगर आपको पता चले वो पांचों स्कीम में ओवरऑल होल्डिंग्स आपकी क्या है और कितना परसेंटेज स्पेसिफिक स्टॉक्स में गया हुआ है, वो आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे देखें तो एग्जांपल आपने 3 स्कीम ली है और तीनों स्कीम में एचडीएफसी बैंक बहुत भारी मात्रा में खरीदा हुआ है इस फंड मैनेजर ने। उसका मतलब है आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर लिया है आपके एचडीएफसी बैंक या बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। तो आपको एक अगर क्लियर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आपको ठीक से फंड का होल्डिंग्स देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कितना मेरा कौन से सेक्टर में जा रहा है या मार्केट कैप में जा रहा है, और वो हिसाब से जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर मुझे बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है तो पहला मेरा विचार आएगा कि मैं एचडीएफसी लेट्स से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करूं। बट अगर मैं ऑलरेडी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर चुका हूं जो भारी मात्रा में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में वेटेज है उसका, तो क्या मुझे जरूरत है वो दूसरे स्कीम की? अदरवाइज ये ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन का जो आपने किया था ऑब्जेक्टिव वो मिट जाता है और आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो। तो ये अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सिंपल एक 1 पेजर होता है, एक चेक करिए कि कितना कहाँ डिप्लॉय हुआ है, क्या आपकी होल्डिंग है, क्या मैं ओवर कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूँ या मैं सही मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूरा प्लानिंग करके मैं सही स्कीम और एक डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्कीम्स बना रहा हूँ। ओके चलिए, तो ये हुई तमाम जानकारी फैक्ट शीट से जुड़ी हुई कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी फंड आप खरीदने आगे फैक्ट शीट पर ज़रूर थोड़ा सा समय दें। आप अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस फैक्ट शीट को भी पढ़ें। लेकिन चलिए आप पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स चिराग के, बताइए कौन कौन से फंड्स आपने ऑप्ट किए हैं और क्या इन चारों फंड्स को मिलाकर पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? जी दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स मैं कहूंगा एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है बहुत ही अच्छा फंड है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस इतना नहीं रहा है, बट हमने देखा है कि जो भी फंड अच्छा नहीं करता है उसकी रिवर्सल बहुत क्विक होती है और ये फंड कंसिस्टेंट रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। कैन रेबेको मल्टी कैप फंड है, वो अगेन मल्टी कैप कैटेगरी में जहाँ पे 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप और बाकी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। तो वो एक नया फंड है बट मेरे हिसाब से अच्छा करने की संभावना है। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, ये भी बहुत ही पुराना फंड है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। आई थिंक ये 4 की अगर हम एक बास्केट बना ले तो एक अच्छी खासी रिटर्न बनाने की संभावना है। ओके चलिए, शुक्रिया आपका चिराग आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए।